अच्छा, पहले अब हमने क्वांटिटी थ्योरी, जो क्वांटिटी थ्योरी कह रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट की थ्योरी केन्स की पढ़ ली है। अब हम इंशाल्लाह आईएसएलएम कर्व को पढ़ेंगे और इसके बाद हम इफेक्टिवनेस को देखेंगे। तो जी, आईएस कर्व जैसे कि मैंने बताया गुड्स मार्केट से रेलिवेंट है, उसको इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व भी कहते हैं। आईएस कर्व है क्या कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम के वेरियस कॉम्बिनेशन को मिलाकर आपस में मिलाने से हम ये इसको ड्राइव करते हैं और इसके हर पॉइंट के ऊपर सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होती है। अब हम सिंपल या टू सेक्टर इकोनॉमी का आईएस कर्व को ड्रा करने लगा हूं मैं। तो इसमें ये टू सेक्टर इकोनॉमी है। कंजप्शन इधर इनकम का फंक्शन है ए प्लस बी वाई, और जो इन्वेस्टमेंट है वो फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, और जिसका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इन्वेस्टमेंट के साथ। और अब इसको हम मैथमेटिकली देख लेते हैं। पहले ए इज इक्वल टू बी वाई प्लस आई नॉट माइनस आई वन आर बी वाई ए प्लस ए नॉट माइनस आई वन आर। तो वन माइनस बी इक्वल टू ए प्लस ए नॉट माइनस आई वन आर, ये डिवाइड कर देंगे, वही लाइक ए मल्टीप्लायर की तरह हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। और अब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं कि बनता कैसे है। इसमें फोर पैनल डायग्राम ये भी बना सकते हैं और टू पैनल डायग्राम के जरिए भी बना सकते हैं। तो फोर पैनल से इसलिए बना रहा हूँ कि आपको आगे तमाम चीजों की समझ आ जाए। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सामने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देना है। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये यहाँ पे मैंने लिखा है। इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेगेटिव रिलेशनशिप। और इसकी डेफिनेशन क्या है कि, और जो हर पॉइंट है वो इक्वेट करता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट के सामने इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पर इक्वल करेंगे। सेविंग यहाँ, सेविंग के सामने सेविंग, सेविंग फंक्शन होती है इनकम का, और ये इनकम आ जाएगी सामने। ठीक हो गया। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज दैट आर नॉट, इस पर मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ आई नॉट। जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उतनी सेविंग होगी, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल होती है। और यहाँ पर ये सेविंग है, सेविंग इतनी है तो इट मीन इनकम सेविंग से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कंज्यूम भी कर रहे हैं। और ये मेरी इनकम है, और यहाँ पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन कर जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन करने से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से सेविंग बढ़ जाएगी, सेविंग बढ़ने से का मतलब है कि इनकम उसकी ज़्यादा है जब सेव ज़्यादा कर रहा है। तो ये y1 आ जाएगा, और इधर से ये, अब जहां पर रेड लाइन को क्रॉस कर रही है, ये पॉइंट, ये रेड लाइन वाले पॉइंट्स जहां पर दोनों रेड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ये वो है जो जहां पर ब्लैक लाइंस क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। इन दोनों को मिलाएंगे तो इन्वेस्टमेंट कर्व, इसे MEI कर्व भी कहते हैं। दूसरा ये वो है जहां पर सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, और ये मेरा कर्व सेविंग कर्व है। सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। और जो ये पॉइंट है ये IS का है। ठीक हो गया। यहाँ पर वेरी कम्बिनेशन है इंटरेस्ट और इनकम के, ये बिल्कुल सामने ये प्रूव कर रहे हैं कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। बुक में क्रॉस डायग्राम बनाई हुई है, वो बहुत इजी है, तो ये इस वजह से बना रहा हूँ, इसमें डिटेल्स ज्यादा है। अगर हम इसका स्लोप फाइंड आउट करना चाहें तो हम, इनकम में चेंज किसकी वजह से आया है? इंटरेस्ट रेट की वजह से। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ था, इंटरेस्ट रेट ने इन्वेस्टमेंट को चेंज किया, इन्वेस्टमेंट ने सेविंग को चेंज किया,
सेविंग से हमें इनकम का पता चल गया कि सेविंग अगर ज्यादा है तो इनकम भी ज्यादा, तो ये कॉम्बिनेशन मिलाकर हम वो बना। अच्छा, अब इसका चेंज आएगा इनकम का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इसकी स्लोप फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये वन माइनस बी तो बाहर ही रहेगा। ठीक हो गया। और विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट हम वो ले रहे हैं डेरिवेटिव, तो यहाँ आ जाएगा माइनस आई आई। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, माइनस आई आई वन माइनस बी, तो डी वाई ओवर डी आर का ये स्लोप होगा। ये बता रहा है कि आई आई वन क्या चीज़ है, ये है जो कि ये बताएगा कि अगर इसकी वैल्यू आई की वैल्यू ज्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में स्मॉल चेंज आने की वजह से इन्वेस्टमेंट में ज्यादा चेंज आएगा, और ये सारे फैक्टर ज्यादा चेंज होंगे और आई एस कर्व हमारा क्या होगा, फ्लैटर होगा। अगर आई की वैल्यू लार्जर है तो आई एस जो कर्व है वो फ्लैटर होगा। ठीक हो गया। अगर एमपीसी एमपीसी की वैल्यूज यहां पर किस चीज को शो कर रही है, ये मल्टीप्लायर की वैल्यूज को शो कर रही है। ठीक है, एमपीसी की वैल्यूज अगर कम होगी, एमपीसी की वैल्यू कम होने का क्या मतलब है कि एमपीएस बढ़ गया, एमपीएस बढ़ने का क्या मतलब है, सेविंग बढ़ गई, सेविंग बढ़ने का क्या मतलब है, ये कर्व स्टीपर हो जाएगा, स्टीपर होने का मतलब है कि इनकम में इतना चेंज नहीं आ रहा। तो अगर आपका एमपीसी एमपीसी कम है तो फिर भी जो ये हमारा आईएस कर्व बनेगा वो फ्लैटर बनेगा। अच्छा, अब वो पूछता है कि वाई इज आई एस कर्व नेगेटिवली स्लोप, जो इसकी स्लोप है वो नेगेटिव क्यों है। वो कहता है कि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंपैक्ट आता है दो चीजों पर, एक कंजम्पशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक हो गया, और दूसरी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है। कंजप्शन कौन सी, मुझे मैंने आपको ड्यूरेबल गुड्स की बताई थी कि जब लो इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको गाड़ी मिल रही है, घर मिल रहा है, उसके अलावा एयर कंडीशन मिल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने की वजह से लोग ड्यूरेबल कंजप्शन को बढ़ा देते हैं और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है, ये आपके सामने ही है। तो इट मीन्स कि एग्रीगेट डिमांड में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। और केन्स कि जो मैंने थ्योरी स्टार्ट में ही आपको बताई कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम करने से आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, और इन्वेस्टमेंट क्या है, एग्रीगेट डिमांड का एक इंपॉर्टेंट और वॉलेटाइल एक फैक्टर है, जिसकी वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने की वजह से आउटपुट इंक्रीज होगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अब हमने यहाँ से दो वेरिएबल्स लेने हैं, एक इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ और इन्वेस्ट और आउटपुट क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या है, आईएस कर्व है, और इसकी नेगेटिव स्लोप होने की वजह ये है। चेंज इन द स्लोप ऑफ आईएस कर्व के, आईएस कर्व कब स्टीपर होगा और कब फ्लैटर होगा। ये बात आपने याद रखनी है, स्लोप कहाँ पर है, डी वाई ओवर डी आर, नेगेटिव स्लोप है इसका, डिपेंड किसके ऊपर कर रहा था, आई वन पर, और वन माइनस बी, या इसको हम माइनस वन माइनस बी किसके बराबर होता है, एस, और ये क्या चीज़ है, एम पी एस। या इसको ऐसे लिख लें, वन माइनस एम पी सी, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको बताएंगे कि स्लोप कैसा होगा। अगर सेविंग कर्व का जो स्लोप है वो स्टीपर है, सेविंग कर्व क्या है, स्टीपर है, तो आई एस कर्व भी क्या होगा, स्टीपर होगा। अगर ये जो सेविंग कर्व बनाया था मैंने, अगर ये स्टीपर है, ये शो कर रहा है कि इनकम में चेंज आने की वजह से सेविंग में ज्यादा चेंज आ रहा है। ठीक हो गया। तो सेविंग ज्यादा हो रही है, सेविंग ज्यादा हो रही है, और वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चेंज हुआ था, तो ये R1 था और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चेंज हुआ। तो
आई एस कर्व भी क्या होगा, स्टीपर होगा। ठीक हो गया। अगर आई एस सेविंग स्टीपर है तो आई एस भी क्या होगा, स्टीपर होगा। अगर एम ई कर्व, जो एम ई कर्व हमने बनाया था, अगर वो फ्लैटर है तो आई एस भी फ्लैटर होगा, और अगर वो स्टीपर है तो आई एस कर्व भी स्टीपर होगा। तो हमने ये जो स्लोप्स के इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके स्लोप के कंपोनेंट से हम जो उसकी स्लोप है आई एस कर्व की, वो डिडक्ट कर सकते हैं। सेकंड है जी, थर्ड है फैक्टर डेट शिफ्ट द आई एस कर्व। कौन कौन से फैक्टर हैं जो आई एस कर्व को शिफ्ट कर सकते हैं? अगर हमारी गिवन इनकम के ऊपर इनकम चेंज ना हो, इनकम गिवन हो, सेविंग इंक्रीज कर जाए या सेविंग डिक्रीज कर जाए या कंजम्पशन इंक्रीज हो जाए, तो हमारा जो आई एस कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर जाती है, इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, तो फिर भी ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आई एस कर्व इन क्लासिकल इकोनॉमी एंड केन्जियन इकोनॉमी। क्लासिकल क्या कहते थे? क्लासिकल का ये था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का और एग्रीगेट डिमांड का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो डिक्रीज हो, एग्रीगेट डिमांड रहेगी, रेट कोई रिलेशनशिप नहीं है। इनकम इंक्रीज हो रही, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, इनकम वही की वही है। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये जो आपका आई एस कर्व है ये वर्टिकल होगा। तो एक इनकी थ्योरी है क्लासिकल्स की। तो क्लासिकल का अगर आपसे पूछा जाए कि क्लासिकल इकोनॉमी में आई एस कर्व का स्लोप क्या होगा, तो आई एस कर्व का जो स्लोप है वो वर्टिकल होगा और इसे इन्फिनाइट स्लोप कहते हैं। दूसरी साइड पर केन्जियन इकोनॉमी, जो केन्जियन इकोनॉमी है वो तो वजूद ही डिप्रेशन से आई है, 1930 का डिप्रेशन, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, मिनिमम था। ठीक हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा था, पर जब फिस्कल पॉलिसी की वजह से, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने की वजह से आउटपुट के अंदर क्या होता चला गया, इजाफा होता चला गया। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं छोड़ा, क्योंकि जब लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन थी तो वहां पर जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो टोटल फेल थी। तो इसने फिस्कल पॉलिसी के जरिए एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाकर आउटपुट में क्या किया, इजाफा किया। तो जब आपका गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आउटपुट में क्या होता चला जाए, इजाफा होता चला जाए, ये गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस पर आउटपुट में क्या होता जा रहा है, इजाफा होता है। तो आई एस कर्व अगर हॉरिजेंटल है तो वो केन्जियन इकोनॉमी को एक्सप्लेन करता है। जो एक और एमसीक्यूज इधर से बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है कि ये हमारा आई एस कर्व है, इसके हर पॉइंट के ऊपर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है। अगर इसका ये राइट साइड है तो यहाँ पर सेविंग ज्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट कम होती है राइट साइड पर, और लेफ्ट साइड पर इन्वेस्टमेंट कम है, सेविंग ज्यादा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं यहाँ इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर इसके दूसरी साइड पर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड कम है, और ये हम बैकवर्ड मूव होना शुरू हो गए।
अब आ जाती है एलएम की बारी। एल इधर लिक्विड को शो करता है, एम किसको शो करता है? मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए हिक्स ने प्रेजेंट किया, जिसमें वो ये कहता था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम के वेरियस कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर ठीक है, जहां पर मनी डिमांड और मनी सप्लाई आपस में इक्वल होती है, एल फॉर मनी डिमांड, एम फॉर मनी सप्लाई। इसकी डायग्राम भी हम उसी तरीके से बनाते हैं, फिर इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन को देखेंगे, और फिर हम इसकी स्लोप को और जो फैक्टर्स को शिफ्ट करते हैं उन फैक्टर्स को देखेंगे। हाँ जी, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का ताल्लुक होता है स्पेकुलेशन से, स्पेकुलेशन के ऊपर स्पेकुलेशन लिख देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्पेकुलेशन का ताल्लुक होता है ट्रांजैक्शन से, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन ज्यादा होगी तो स्पेकुलेशन कम हो जाएगी। स्पेकुलेशन के लिए मनी डिमांड ज्यादा करोगे तो ट्रांजैक्शन के लिए कम बचेगी आपके पास। ट्रांजैक्शन के सामने ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन का ताल्लुक होता है इनकम से, और यहाँ पर इनकम आ जाती है। ये फर्ज करें रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट है, यहाँ भी आर नॉट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो स्पेकुलेशन जाहिर सी बात है हम ज्यादा करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन रेट है। तो इट मींस ट्रांजैक्शन के लिए आपने पैसे कम रखे हुए हैं। ट्रांजैक्शन का ताल्लुक होता है इनकम से, ये हम ट्रांजैक्शन कम है तो थोड़ी इनकम भी उसके साथ हिसाब से हम उसको कम ही शो करेंगे। और ये मेरी इनकम, ये पॉइंट आ गए जी, वन वन पॉइंट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से स्पेकुलेशन कम हो गई। स्पेकुलेशन कम हुई तो इट मींस ट्रांजैक्शन बढ़ गई। ट्रांजैक्शन बढ़ गई तो इट मींस इनकम भी बढ़ गई। और ये इनकम, ये पॉइंट्स इनको मिला देते हैं। एलएस कर स्पेकुलेशन डिमांड का कर, यहाँ पर मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई है, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है। और ये एल टी इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, पॉजिटिव स्लोप का। और ये दोनों पॉइंट्स हमने मिलाए तो ये क्या बन गया, एल एफ कर बन गया। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। अगर हम इसका मैथमेटिकली प्रूफ को भी देख लें तो जो मनी डिमांड है उसमें दो पार्ट होंगे, के वाई फॉर ट्रांजैक्शन, आई इसको एम आई कर लेते हैं, माइनस एम आई, यानी कि एम फॉर यहाँ पर है एम स्पेकुलेशन के लिए, इसका नेगेटिव ताल्लुक होता है मनी डिमांड से इंटरेस्ट के साथ, और ये पॉजिटिव हो गया। अब इक्विलिब्रियम कहाँ पर आता है, जहाँ पर मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कांस्टेंट है तो इसको एम बार लिख लेते हैं। मनी डिमांड के नीचे इसकी एम आई प्लस के वाई, वाई के लिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। के वाई, ये वाई मैंने बड़ा लिख दिया है, इक्वल टू प्लस एम आई, ये तो जाकर प्लस हो गया, के से डिवाइड कर देंगे, एम डैश के एम के आई, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आई, ये सारा जीरो हो गया, एम के आई। तो जो स्लोप है वो क्या इनकम में, और इंटरेस्ट आर भी लिख सकते हैं फायदा इसके साथ पॉजिटिव। ठीक हो गया। और ये आई तो खत्म हो जाएगा ना, डेरिवेटिव ले लिया, यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आई या आर जो भी लिखना चाहे वो। अब ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, इसका स्लोप एक एम पर,
कि अगर गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर ये इसकी वैल्यू ज्यादा है, एम स्पेकुलेशन की, अगर इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने की वजह से आप स्पेकुलेशन के लिए रकम को बढ़ा देंगे, तो ये फ्लैटर हो जाएगा। यहाँ पर एम की वैल्यू क्या हो गई है, मोर हो गई है। लिख देता हूँ मैं एम की वैल्यू मोर, तो एल एम भी क्या हो जाएगा, फ्लैटर हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर ये के है, ये इनकम में इतना चेंज नहीं आता, इनकम में इतना चेंज नहीं आता, बट इसकी जो ट्रांजैक्शन मोटिविटी की डिमांड है, ये बढ़ जाती है। यानी कि ये अगर आप देखें कि ये इनकम है और ये ट्रांजैक्शन, इनकम में थोड़ी क्या हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा। जब ये स्टीपर होगा तो एल एम कर्व भी क्या हो जाएगा, एल एम कर्व भी स्टीपर हो जाएगा। ठीक है। अगर इसकी वैल्यू, एम की वैल्यू ज्यादा है, स्पेकुलेशन का जो कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो ये फ्लैटर होगा। अगर इसकी वैल्यू, कैश होल्डिंग फॉर ट्रांजैक्शन की वैल्यूज क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ये स्टीपर हो जाए कर्व, तो एल एम कर्व क्या हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा। तो ये वो फैक्टर है जो हमें बता रहे हैं कि एल कैसी होगी। उसके बाद वाई एल एम, एल एम हैज पॉजिटिव स्लोप, ये जो एल एम है ये पॉजिटिव स्लोप क्यों रखता है। वाई एल एम कर्व पॉजिटिव स्लोप, वो कहता है कि अगर इनकम बढ़ जाए आपकी, इनकम बढ़ने से क्या होगा, ट्रांजैक्शन की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ट्रांजैक्शन की डिमांड ज्यादा है तो जाहिर है लोग अपने पास पैसा ज्यादा रख रहे हैं, तो बैंक डिपॉजिट जो है वो लेस हो जाएंगे। बैंक डिपॉजिट क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, यानी बैंक्स के पास पैसे नहीं है, तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का और इनकम का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इस वजह से जो हमारा एल एम कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि फैक्टर दैट डिटरमाइन द स्लोप ऑफ, यानी कि जो के है अगर वो ग्रेटर होगा तो एल एम स्टीपर होगा, और अगर एम यानी कि स्पेकुलेशन का जो कॉफिशिएंट है वो अगर ग्रेटर होगा तो ये फ्लैटर होगा। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं फैक्टर डेट शिफ्ट, फैक्टर डेट शिफ्ट द एल एम कर्व। कौन कौन सा फैक्टर है जो एल एम को शिफ्ट कर सकते हैं, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम है, उसकी वजह से आपकी स्पेकुलेशन डिक्रीज हो गई है। ठीक हो गया। स्पेकुलेशन डिक्रीज हो गई है तो एल एम कर्व, एल एम कर्व हमारा, हाँ जी, अगर स्पेकुलेशन के अंदर गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कमी आ जाए, तो कमी आने का मतलब क्या है कि गिवन, गिवन इसके ऊपर स्पेकुलेशन, ठीक हो गया। हाँ जी, अगर गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर स्पेकुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, गिवन रेट ऑफ, तो जो एल एस एल एम कर्व है वो हमारा राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। और अगर गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर स्पेकुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक हो गया, तो एल एम कर्व जो है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसमें यही है जी इसके जो शिफ्टिंग फैक्टर हैं। और अगर कांस्टेंट इनकम के ऊपर, कांस्टेंट इनकम के ऊपर एल टी इंक्रीज कर जाए,
तो फिर भी जो एल एम कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अगर कांस्टेंट इनकम के ऊपर एल टी कम हो जाए तो एल एम हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक हो गया, तो ये शिफ्टिंग है, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। ये भी पेपर में आ सकती है कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो एल एम को और आई एस को शिफ्ट करते हैं। अब केन्स का और केन्स का और क्लासिकल का एल एम का। क्लासिकल के नजदीक तो मनी डिमांड फंक्शन ही किस चीज का है, इनकम का है। तो ये तो लिखते हैं एम डी इजिकल टू सी नॉट प्लस सी वन वाई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का और इनकम का कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैंने चले मैं वो रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो तो इनकम के ऊपर कोई चेंज आने वाली नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल एल एम का। और जो केन्स का है एक्सट्रीम केस एल एम कर का, ये कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम के ऊपर जो मनी डिमांड है वो लिक्विडिटी ट्रैप की सूरत में इनफिनाइट हो जाती है। तो उस सूरत में आपका जो एक्सट्रीम केस है एलएम का केन्स का वो हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि केन्स के मुताबिक मनी डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, ये कर्व बनाते हुए मुझे ख्याल आया कि मैंने शायद आई एस कर्व का आपको ऑपोजिट बता दिया। तो केन्स का जो आई एस कर्व होता है वो वर्टिकल होता है। ठीक हो गया, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का वहां पर कोई रोल नहीं है गुड एंड सर्विस इनकम डिटर्मिनेशन के अंदर। और दूसरी साइड पर जो क्लासिकल है इसका जो आई एस कर्व होगा वो गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हम इनकम में इजाफा कर रहे होंगे। इट्स कॉल्ड क्लासिकल। ये करेक्शन कर लेना, वहां मैंने ऑपोजिट बता दिया आपको। ठीक है, तो यहां आपने बस यही याद रखना है कि जो केन्स का एलएम कर्व होता है वो हॉरिजेंटल होता है और आईएस उसका ऑपोजिट होता है, वर्टिकल होता है। ठीक हो गया। और क्लासिकल में एलएम वर्टिकल होगा और आईएस क्या होगा, हॉरिजेंटल हो गया। उधर वो मिक्स हो गया मुझसे, मैंने गलत बता दिया आप लोगों को। या शायद सही बताया, मुझे जहन में नहीं है। अच्छा, अलबत्ता अगर मैंने वहां ये बताया हो तो इसको करेक्ट कर लेना, ये मैं बिल्कुल ठीक, ये ठीक बता रहा हूँ। ठीक हो गया, केन्स का आईएस वर्टिकल होगा और एलएम हॉरिजेंटल होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इस बात पर कि इनकी लेफ्ट राइट साइड पर क्या होगा। एलएम कर्व है, इसके हर पॉइंट के ऊपर मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई। अगर कोई भी पॉइंट इससे राइट पे ले लिया जाए यहाँ, तो यहाँ पर मनी डिमांड ज़्यादा होती है और मनी सप्लाई कम होती है, जिसे हम एक्सेस डिमांड फॉर मनी कहते हैं। अगर इसकी लेफ्ट साइड पर चले जाएं तो यहाँ पर मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, मनी डिमांड कम, इसे कहते हैं एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, अब हम गुड मार्केट और जो मार्केट्स है हमारे पास, क्या कहते हैं उसे, मनी मार्केट, उनका कंबाइन इक्विलिब्रियम देखते हैं।
ये है एल एम और ये है आई एस। अब उसने इसके लिए डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। पहले एल एम की बात, आई एस की बात कर लें। आई एस के ऊपर क्या होता है? सेविंग ज्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट कम। सेविंग ज्यादा, इन्वेस्टमेंट कम। नीचे इन्वेस्टमेंट ज्यादा, सेविंग कम। इन्वेस्टमेंट ज्यादा, सेविंग कम, यानी कि आईएस को मैं कंसीडर कर रहा हूं। इससे ऊपर अभी मैंने आपको बताया था कि वहां पर सेविंग ज्यादा, इन्वेस्टमेंट कम होती है, और यहां भी यही है। और इसी तरीके से एलएम के ऊपर, एलएम के नीचे क्या था? मनी डिमांड ज्यादा, मनी सप्लाई कम। मनी डिमांड ज्यादा, मनी सप्लाई कम। ऊपर मनी सप्लाई ज्यादा, मनी डिमांड कम। मनी सप्लाई ज्यादा, मनी डिमांड। तो ये 4 रीजन आ गए। इसको हम 1 का नाम ले लेते हैं, इसको 2 का, इसको 3 का, और इसको 4 का। वो कहता है कि ये अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पर इन्होंने आ जाना है। अगर ये पहली, हम इस जोन में हैं, तो क्या होगा? सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट क्या है? कम है। तो इट मींस कि जो नेशनल इनकम है उसमें फॉल आएगा, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड। और इधर मनी मार्केट की क्या पोजीशन है? मनी मार्केट में सप्लाई ज्यादा है और डिमांड क्या है? कम है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा? डिक्लाइन करेगा। जब सप्लाई ज्यादा हो जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करता है? डिक्लाइन करता है। और जो मनी मार्केट है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो यहां से अल्टीमेटली हम इस, इधर से इधर और इधर से हम इधर आ जाएंगे। ठीक हो गया? उसके बाद दूसरा फेज अगर इसको देखा जाएगा, दूसरे फेज में क्या है कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो इनकम क्या हो जाएगी? इनकम में इजाफा होगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, इनकम में इजाफा होगा। और मनी सप्लाई ज्यादा है, मनी डिमांड कम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होगी? कमी होगी। तो इस सिचुएशन में ये सिनेरियो बनेगा और हम इक्विलिब्रियम की तरफ मूव हो जाएंगे। थर्ड सिनेरियो, मनी डिमांड ज्यादा, मनी सप्लाई कम, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाएगा। इन्वेस्टमेंट ज्यादा और सेविंग कम, इनकम में क्या होगा? इजाफा होगा। ठीक हो गया? यहाँ पर आपकी इनकम कम है, तो हम अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम की तरफ पहुंच जाएंगे। 4 में अगर देखा जाए तो सेविंग ज्यादा, इन्वेस्टमेंट कम, इनकम कम हो जाएगी। और मनी डिमांड ज्यादा है, मनी सप्लाई कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा। और हम अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम की तरफ पहुंच जाएंगे। तो ये 3 इकोनॉमी के जोन है कि अगर आप कहीं डिसइक्विलिब्रियम में आ भी जाते हैं तो ये जो वेरिएबल है, आप अल्टीमेटली ये इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर आ ही जाएंगे, जहां पर मनी डिमांड, मनी सप्लाई, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा। अब इसने 4 पॉइंट्स और भी लिए हुए हैं इसमें। ऐसा भी पॉसिबल है आप ए पॉइंट पर हो, बी पर हो, सी पर हो, डी पर। अगर ए पॉइंट की बात करें तो यहां पर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट तो है, मगर मनी सप्लाई ज्यादा है, मनी डिमांड कम है। तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए था ये, इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है। तो होगा क्या कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन करेगा, आहिस्ता 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 आप इस पॉइंट के ऊपर आ जाए। अगर हम यहां पर हैं, यहां पर क्या सिचुएशन है कि मनी डिमांड और मनी सप्लाई तो इक्वल में है, पर गुड्स मार्केट जो है इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इस तरह इसके 4 सिनेरियो और बन जाएंगे। तो बस हम वही देखकर, जो इनके वेरिएबल है वो देखकर हम बता सकते हैं कि किस तरीके से हम दोबारा इक्विलिब्रियम की पोजीशन में जा सकते हैं। तो अभी इसकी सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, पॉलिसी इफेक्टिवनेस का।
तो इंशाल्लाह वो कल पढ़ेंगे पॉलिसी इफेक्टिवनेस। तो आज के लिए बस ये इतना ही लेक्चर था। ये इंशाल्लाह मैं शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर तक। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर्स तक मुझे आप अल्लाह हाफिज़ कहें तो इंशाल्लाह कल दोबारा एक नए लेक्चर्स के साथ मिलेंगे।